और फर्स्ट पैरा प्रोसेस में बताया जा रहा है कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। ट्रांसमिटिंग का काम है किसका? ट्रांसमिटिंग का काम है सेंडर का, और रिसीविंग किसका काम है? रिसीवर। रिसीविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज, जो मैसेज होता है वर्बली भी होता है और नॉन वर्बली भी होता है, मतलब वर्ड्स के साथ भी होता है, वर्ड्स के बगैर भी होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो रिपोर्ट में जो वर्ड्स का इस्तेमाल है वो वर्ड्स का इस्तेमाल बन जाता है वर्बल मैसेज। और रिपोर्ट कितनी लेंदी है? रिपोर्ट में हम लोगों ने फ़ॉन्ट का कलर क्या रखा है? रिपोर्ट में हमने फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा यूज़ किया है? रिपोर्ट में हम लोगों ने फ़ॉन्ट साइज़ क्या यूज़ किया है? रिपोर्ट में हमने इंडेक्स इंक्लूड किए या नहीं किए? बैकग्राउंड थीम क्या मौजूद है या नहीं? ये तमाम चीज़ें नॉन वर्बल मैसेजेस में जाती हैं। इसका मतलब जितने भी हम लोग ट्रांसमिट करते हैं वर्बल मैसेज, उसके साथ साथ नॉन वर्बल मैसेज भी चल रहे होते हैं। और नॉन वर्बल मैसेज कभी कभी बग़ैर वर्बल मैसेज के भी चल रहे होते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कि मीटिंग रूम है और मीटिंग रूम में फ़र्नीचर प्लेस किया गया। मीटिंग रूम में जब फ़र्नीचर प्लेस किया गया तो यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में नहीं हो रही। जो एनवायरनमेंट का बनना है, एनवायरनमेंट को एक ख़ास तरीके से तरतीब देना, ये भी नॉन वर्बल मैसेजेस में चले जाता है। मतलब एक अच्छे मीटिंग हॉल में अच्छा फ़र्नीचर मौजूद होना, अच्छी लाइटिंग मौजूद होना, एनवायरनमेंट बेहतर होना। इंटरव्यू के लिए अगर हम लोग HR डिपार्टमेंट में इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं तो जिस रूम में इंटरव्यू लिया जा रहा है उस रूम का अच्छा लगना, अच्छा दिखाना उसको, उसके लिए तैयारी करना, ये तमाम चीज़ें नॉन वर्बल मैसेज में है। टाइमली पहुंचना इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट की तरफ से भी और इंटरव्यूअर की तरफ से भी, तो ये सीरियसनेस शो करता है। तो नॉन वर्बल मैसेजेस वर्बल मैसेज को सपोर्ट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। वर्बल और नॉन वर्बल का डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो वर्बल और नॉन वर्बल आप वहाँ पे भी समझ सकते हैं और हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिकेशन इज़ कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन इट अचीव्स द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। कम्युनिकेशन जब इफेक्टिव समझेगी जब जो आइडिया सेंडर भेजना चाह रहा था वो तकरीबन रिसीव हो जाए रिसीवर के पास। मुकम्मल आइडिया बिल्कुल रेप्लिकेट नहीं हो सकता। 100% आइडिया कभी दूसरे शख्स तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि सेंडर हो सकता है उस आइडिया को वर्ड्स गलत दे दे, सेंडर हो सकता है उस आइडिया को वर्ड सही देने के बावजूद मीडियम में गलती कर दे। मीडियम का सिलेक्शन सही हो गया लेकिन मीडियम का अपना फ्लॉ आ जाए, जैसे कि अगर कनेक्शन टूट गया है जूम के या स्काइप के सेशन में, अगर चैनल भी सही था, एग्जीक्यूट भी सही हो गया, रिसीवर की तरफ से डिकोडिंग में गलती या रिसीवर की तरफ से डिकोड भी सही हो गया लेकिन आइडिया उसने गलत लगा लिया किसी बात का, तो ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स में रुकावटें हैं। तो परसेंटेज कम से कम होती जाती है आइडिया रिसीव्ड की। मतलब जो आइडिया सेंड किया जाता है 100% वो एग्जैक्टली 100% रिसीव नहीं हो सकता, क्योंकि बैकग्राउंड हर एक के चेंज है, हर एक के आइडियाज़ चेंज है, हर एक का माइंड अलग तरीके से चलता है, हर कोई अलग नॉलेज रखता है, तो कहीं ना कहीं फ्लॉ आते रहते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100% आइडिया सेंडर से रिसीवर तक पहुँच जाए। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है किसी हद तक सेंडर अपनी बात समझा सके रिसीवर को और जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो जाए। मतलब कि जो सेंडर अगर चाहता था कि उसका ऑर्डर प्लेस हो जाए और वही ऑर्डर अगर प्लेस हो जाता है और सप्लायर उसके बदले ऑर्डर के बदले रॉ मटेरियल भिजवा देता है, तो उस सूरत हाल में ये हुआ कि हम ये समझेंगे कि अच्छा कम्युनिकेशन बेहतर रही और कम्युनिकेशन के जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो गया और रिसीवर तक बात पहुंच गई और उसने आइडिया सही मायनों में रिसीव कर लिया। सही मायनों में रिसीव करने का मतलब ये नहीं कि 100% आइडिया वही रिसीव होगा, इसमें 70% भी हो सकती है, 80% भी हो सकती है, इसमें 60% भी हो सकती है। और अगर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए रिसीवर तो फिर आपका आइडिया ठीक तरीके से नहीं पहुँच पाएगा और फिर आपकी जो कम्युनिकेशन थी वो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स नहीं ला पाएगी। आगे चलेंगे।
इसको एक एक करके हम लोग तफसीली देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और डायग्राम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 पे आप देख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट के पोर्शन में एक ज़बरदस्त डायग्राम बनी हुई है जो बता रही है कॉन्टेक्स्ट कैसे पार्ट प्ले करता है। कॉन्टेक्स्ट ऐसे पार्ट प्ले करेगा कि जब भी मैसेज, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स थे हमारे पास, उसमें जो मैसेज है वो आप समझ लें ये मैसेज एरो है। ये एरो का मतलब मैसेज आगे बढ़ रहा है। जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैसेज के साथ भी चल रहा है, वो फीडबैक के साथ भी चल रहा है, वही कॉन्टेक्स्ट सेंडर एनकोडर के साथ भी है, वही कॉन्टेक्स्ट जो है वो रिसीवर डिकोडर के साथ भी, और वही कॉन्टेक्स्ट मीडियम के साथ भी है। इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट हर जगह मौजूद है। सेंडर के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या बातें आती हैं? सेंडर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अगर सेंडर फ़ोन कॉल पे बात कर रहा है तो क्या उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इतना बेहतर है कि उसकी फ़ोन कॉल में उसकी आवाज़ सही तरीके से पहुंच पाएगी? सेंडर का इंटरनल स्टिम्युली, सेंडर का अपने अंदर की सोच के वो क्या समझता है, क्या सोचता है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, वो लेज़ी तो नहीं है, स्लीपी तो नहीं है, क्या वो अलर्ट था, क्या वो बात करने के काबिल था, क्या उसके पास टाइमिंग बेहतरीन थी बात करने के लिए, क्या उसके पास ऐसी स्किल्स हैं। फिर परसेप्शन, ख्याल करना या ख्याल होना, सोच कैसी है सेंडर की। फिर आइडिया एनकोडिंग वो कितनी बेहतर कर सकता है, अपने आइडिया को अल्फाज में लेकर आना भी एक आर्ट है। आइडिया एनकोडिंग सेंडर किस तरीके से कर रहा होगा, उसका स्टाइल ऑफ रीडिंग या राइटिंग क्या होगा, तो ये सेंडर के कॉन्टेक्स्ट में बात आ जाएगी। सिंबल के डिसीजन लेना, सिंबल के डिसीजन क्या, थम्स अप का क्या मतलब है, अपने सर को हिलाना है इसका क्या मतलब है, तो ये तमाम बातें सेंडर को पता होती हैं। और आखिर में सेंडिंग मैकेनिज़्म का मतलब है कि वो किस तरीके से इस्तेमाल करेगा मीडियम को, मीडियम को ऑप्ट कैसे करेगा, वो सेंडिंग मैकेनिज़्म उसको पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई लेटर पोस्ट करवाना है और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी और पार्टी तक लेटर पहुंच रहा है, तो वो पोस्टिंग जो है वो फॉर्मल मैनर में होनी चाहिए, एनवेलप में होनी चाहिए और पोस्टेज लगनी चाहिए उसके ऊपर स्टैम्प, और फिर वो ऑफिशियल ईमेल तक पहुंचना चाहिए, ईमेल एड्रेस तक। ऐसा ना हो कि आपने पोस्ट उसको बेहतर तरीके से नहीं किया तो यहाँ पे भी गलती आ सकती। सेंडिंग मैकेनिज़्म का मतलब है मीडियम का सही तरीके से अंदाज़ा लगाना, ये सेंडर के ऊपर है। और ज़्यादातर कम्युनिकेशन की कामयाबी सेंडर चाहेगा कि हो जाए, वो इसलिए क्योंकि वो चाहेगा कि उसका आइडिया ठीक तरीके से रिसीवर तक पहुंच जाए। सेंडर सबसे ज़्यादा जान लगाएगा अपने मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए। सेंडर उस तरीके से सोचेगा, माइंड रीड करने की कोशिश करेगा कि रिसीवर क्या चाह रहा है, और रिसीवर को सोचते हुए सेंडर प्लान करेगा, रिसीवर को माइंड में रखते हुए सेंडर प्लान करेगा कि उसको वर्ड्स क्या होने चाहिए उसके पास, वर्ड्स के अलावा उसका मीडियम कौन सा सेलेक्ट होना चाहिए, इसके अलावा उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें सेंडर के रिस्पेक्ट से हो सकती हैं। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये मैसेज के लिए कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, मैसेज के लिए कॉन्टेक्स्ट होगा कि लैंग्वेज का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, मैसेज के लिए कॉन्टेक्स्ट होगा कि कौन से वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मैसेज के लिए कॉन्टेक्स्ट होगा कितने पैराग्राफ्स हमने लिखे, कितने बुलेट पॉइंट्स लिखे। ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो मैसेज में कॉन्टेक्स्ट क्या होगा कि हम कितनी देर तक बात कर सकते हैं, रिसीवर कब तक अवेलेबल होगा, कब तक अवेलेबल नहीं होगा। मीडियम में कि कॉन्टेक्स्ट, हम लोग मीडियम का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि ओरल कम्युनिकेशन फ़ौरन हो जाती है, रिटन कम्युनिकेशन में टाइम लगता है क्योंकि सेंडर अलग होता है और रिसीवर अलग होता है। सेंडर ने अगर के कोई ड्राफ्टिंग की है और वो मेल कर दी तो वो रिसीवर तक पहुँचेगी, टाइम टेकिंग हो सकता है। सेंडर के पार्ट पे भी टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसने लिखना है, फिर जब वो प्रोसेस में जाएगा उसमें भी टाइम लगेगा पहुंचने तक, और जब वो पहुंच जाएगा तो रिसीवर को पढ़ना है तो रिसीवर को भी टाइम लगेगा कि वो कब ओपन करता है कोई सा भी ड्राफ्ट। मीडियम के बाद वर्बल या नॉन वर्बल, इसके पीछे भी कॉन्टेक्स्ट है कि वर्बल कौन से वर्ड्स का क्या मतलब है, नॉन वर्बल में कौन से एक्शंस का क्या मतलब है। अगर लेटर है ठीक तरीके से लगाया गया था, अच्छा पेस्ट किया हुआ है, तो आपका ओवरऑल लेटर बहुत खूबसूरत लग सकता है। तो नॉन वर्बल एलिमेंट उसमें यह है कि हमने उसके लिए लोगो लगाया या नहीं लगाया, और हमने लेटर हेड का सही इस्तेमाल किया, फ़ॉन्ट सही मौजूद थे, लेटर हेड के अंदर हमने फ़ोन नंबर इंक्लूड किया या नहीं किया, लेटर हेड का डिज़ाइन सही तरीके से समझ आता है या नहीं आता। अब रिसीवर के पार्ट पे भी कॉन्टेक्स्ट का पार्ट प्ले होता है।
रिसीवर के लिए भी कॉन्टेक्स्ट मौजूद है। रिसीवर का कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है? रिसीवर का कॉन्टेक्स्ट वही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्या रिसीवर इस सूरत हाल में मौजूद था, इस स्टेट ऑफ माइंड में था कि वो आइडिया रिसीव कर पाए। रिसीवर का इंटरनल स्टिमुली, रिसीवर क्या टायर्ड तो नहीं था, क्या स्लीपी तो नहीं था, क्या रिसीवर के पास अलर्टनेस इतनी मौजूद थी कि वो आइडिया रिसीव कर पाए, उसका एक्सपीरियंस क्या कहता है, उसकी एटीट्यूड्स क्या हैं, उसके स्किल्स क्या मौजूद हैं, रिसीवर की एज क्या है, रिसीवर का जेंडर क्या है, रिसीवर की नेशनलिटी क्या है, रिसीवर कम्यूटेशन या कन्वेंस रखता है या नहीं रखता। डिपेंड करेगा कि आपको अगर कोई मैसेज भेजना है तो उसके बैकग्राउंड में कौन कौन से आपके पास नॉलेज होनी चाहिए रिसीवर की। तो रिसीवर की जितनी ज़्यादा नॉलेज सेंडर के पास होगी तो सेंडर को ज़्यादा आसानी होगी कम्युनिकेशन करने में। अगर हम किसी अननोन पर्सन को मैसेज सेंड करते हैं तो रिसीवर अननोन हो जाता है। रिसीवर अननोन हो जाता है तो फिर यहाँ पे गैस वर्क ज़्यादा बढ़ जाता है और सेंडर सोचेगा कि मेरा रिसीवर कौन हो सकता है। फ़र्ज़ करें कि हम कंप्लेन लिख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी की कंप्लेन के लिए हमें नहीं पता अगर कि किसी ब्रांच में जहाँ हम कंप्लेन कर रहे हैं वहाँ कौन से शख्स मौजूद होंगे कंप्लेन डिपार्टमेंट में। तो फिर हमें इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें। हम लोग बहुत ज़्यादा कर्टियस मैनर में हम लोग लेटर ड्राफ्ट करेंगे या कंप्लेंट ड्राफ्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, क्योंकि हम उस बंदे को नहीं जानते। और जब भी हम लोग किसी अननोन से फ़र्स्ट टाइम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा मोहतात रहना होता है क्योंकि वो हमें जानता नहीं है और गैस वर्क कर रहे होते हैं थोड़ा बहुत कि रिसीवर का कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है, रिसीवर की बैकग्राउंड नॉलेज क्या होनी चाहिए। अब कंप्लेंट डिपार्टमेंट में जब आप कंप्लेंट रिकॉर्ड कराएंगे मैनेजर कंप्लेंट को, तो आपको कम से कम इतना आइडिया होना चाहिए कि उस कंप्लेंट डिपार्टमेंट में जो मैनेजर है उसके पास उस डिपार्टमेंट की नॉलेज होगी, उस एरिया की नॉलेज होगी, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं। तो सेंडर बहुत सारे फैक्ट्स अज्यूम कर रहा होता है रिसीवर के कॉन्टेक्स्ट के, और रिसीवर बहुत सारे फैक्ट्स अज्यूम कर रहा होता है सेंडर के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे पेमेंट करनी है, पेमेंट हमें रिसीव होती है, वो रिसीव होती है अगर डेडलाइन है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि डेडलाइन थी पेमेंट की 30 जून और 30 जून वीकेंड था, पेमेंट अगर 1 जुलाई को आ जाती है, एक दिन डिले हो जाती है, तो रिसीवर इस कॉन्टेक्स्ट को भी देखेगा कि सेंडर की टाइमिंग क्या थी, सेंडर ने 30 जून को पेमेंट क्यों नहीं की। तो हो सकता है कि वो ये मार्जिन दे देगी क्योंकि 30 जून वीकेंड था तो उस वीकेंड की वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाए और नेक्स्ट वर्किंग डे पे उन्होंने पेमेंट कर दी। मतलब अगर 30 जून अगर के वर्किंग डे होता तो हो सकता है कि सेंडर उसी वक्त चेक सेंड कर देते या पेमेंट भेज देते या पेमेंट उनकी क्लियर हो जाती, लेकिन वो क्लियरेंस बाद में चली गई अगर, तो इसका मतलब है कि वो वीकेंड की वजह से गई है। उसमें ये गलती नहीं है सेंडर की तरफ से कि उसने जानबूझ के पेमेंट लेट की हो, तो मार्जिन दिया जा सकता है। तो रिसीवर सेंडर का कॉन्टेक्स्ट इसको असेस कर रहा होता है और सेंडर रिसीवर का कॉन्टेक्स्ट असेस कर रहा होता है। जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट करीब करीब होगा उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन बेहतर से बेहतर होती जाएगी। सिमिलर ब्रांच में काम करने वाले बैंकर्स आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो उनका किसी हद तक कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड सेम होता है। उन्होंने 3-4 साल साथ काम किया होता है तो उनको बिहेवियर्स पता होते हैं, टाइमिंग्स पता होती हैं, उनको वर्ड्स पता होते हैं, कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल, जारगॉन्स का मतलब है कि फील्ड से रिलेटेड कोई ख़ास टर्म्स, जारगॉन्स का इस्तेमाल क्या होना चाहिए। फ़र्ज़ करें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए शॉर्ट वर्ड कहलाता है AML, तो उनकी रूटीन कन्वर्सेशन में AML एक जारगॉन होगा और उस जारगॉन का मतलब होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कम्प्लीटली नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको आपस में सबको पता होगा कि AML का क्या मतलब बनता है। तो सेंडर और रिसीवर को आपस में पता ही है कि AML वो यूज़ करेंगे बार बार फ्रीक्वेंटली, इंस्टेड ऑफ राइटिंग और इंस्टेड ऑफ कन्वर्सेशन यूजिंग द कन्वर्सेशन वर्ड्स लाइक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, तो उसको शॉर्ट कर लेंगे वो लोग। तो इसका ये मतलब है जितना ज़्यादा सेंडर और रिसीवर करीब करीब कॉन्टेक्ट्स रखते होंगे, सेम रीजन के होंगे, सेम एक्सपीरियंस होगा, करीब करीब उनका नॉलेज होगी बिज़नेस की, करीब करीब उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उतना ज़्यादा ये चांस होता है कि उनकी कम्युनिकेशन बेहतर रहेगी।
और जिससे आप वैसे भी कन्वर्सेशन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करते हैं और जिसको आप बेहतर तरीके से जानते हैं, जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं या जो आपके डे टू डे पार्टीज़ जो आपके साथ इन्वॉल्व होती हैं बिज़नेस में, तो हम उनके साथ आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट में फ़ीडबैक का भी कॉन्टेक्स्ट है। फ़ीडबैक का ये कॉन्टेक्स्ट है कि फ़ीडबैक पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। अगर पॉजिटिव फ़ीडबैक है तो सेंडर इसको पॉजिटिवली लेगा, नेगेटिव फ़ीडबैक भी है तो सेंडर उसको पॉजिटिवली ले सकता है। कैसे? फ़र्ज़ करें कि लेबर्स के हम अप्रेजल्स करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर और सोचते हैं कि लेबर्स ने सही काम किया था या नहीं काम किया था, असेसमेंट करते हैं। उस असेसमेंट में फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने एक लेबर को कहा कि आपके स्किल्स वीक हैं, हम आपका अप्रेज़ल तो कर रहे हैं लेकिन हम आपको प्रमोट नहीं करेंगे, आपको मज़ीद गुंजाइश आपके लिए मौजूद है अपने आप को इम्प्रूव करने की। तो आइंदा के लिए उन्होंने क्या किया, उसको प्रमोशन तो नहीं दी लेकिन ऑल्टरनेटिवली उसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आईटी फ़ील्ड के लिए कोई डिप्लोमा करने की इजाज़त दी और फ़ीस भी मुहैया कर दी कंपनी की तरफ से कि इसके ज़रिए आपके स्किल्स बेहतर हो जाएंगी। तो फॉर द टाइमिंग तो नेगेटिव फ़ीडबैक था, फॉर द टाइमिंग तो वो वर्कर जो है उसका अप्रेज़ल प्रमोशन की तरफ नहीं गया, लेकिन उसको पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है। सेंडर उसको पॉजिटिवली इसलिए ले रहा है, या वर्कर जो है जिसका अप्रेज़ल हुआ उसको पॉजिटिवली इस तरीके से ले सकता है कि उसने फ़िलहाल तो प्रमोशन हासिल नहीं की लेकिन उसका बैकअप ज़रूर उसको मिल गया, उसको एक ऑल्टरनेटिव मिल गया कि वो कोई ना कोई कोर्स करके, आईटी कोर्स करके अपनी शॉर्ट कमिंग्स पूरी कर सकता है, अपनी कोताहियाँ ख़त्म कर सकता है और आगे जाके वो अपनी प्रमोशन हासिल कर सकता है अगले साल, 2 साल, 3 साल में। तो आज की क्लास तक हमने देखा कि हम लोग जो प्रोसेस पढ़ रहे थे उसमें मेनली हम लोगों ने तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसका टेक्स्ट देखते हैं और तमाम टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का। अल्लाह हाफ़िज़।